नमस्कार। आज बात एक ऐसी क्रांति की जिसने एक पूरे देश को सचमुच हिलाकर रख दिया। ये कहानी है नेपाल की जी क्रांति की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक सोशल मीडिया बैन ने पूरी की पूरी सरकार को कैसे गिरा दिया। ये बात इतनी सीधी नहीं है। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की कहानी बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब ना एक साधारण प्रोटेस्ट से कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? एक सोशल मीडिया ब्लैकआउट से। चलिए देखते हैं कि कैसे एक डिजिटल बैन ने असल दुनिया में एक जबरदस्त आग लगा दी। तो हुआ ये कि 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, एक्स, यूट्यूब ऐसे 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। वजह वजह ये बताई गई कि इन कंपनियों ने लोकल अथॉरिटीज के पास रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। लेकिन ये जो अचानक लिया गया फैसला था ना, ये देश के युवाओं के लिए एक सीधी चुनौती जैसा था। और युवाओं में जो फीलिंग थी वो बहुत जबरदस्त थी। एक एक्सपर्ट ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें मानसिक रूप से अपंग बनाया जा रहा हो। सोचिए, उनके लिए ये सिर्फ किसी ऐप का बंद होना नहीं था, ये उनकी आज़ादी पर एक सीधा हमला था। और फिर जो गुस्सा ऑनलाइन शुरू हुआ था वो अब सड़कों पर उतर आया, एक असली क्रांति की तरह। ऑनलाइन गुस्सा अब एक देशव्यापी विद्रोह बन चुका था। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में 12,000 से ज्यादा जेनजी प्रोटेस्टर्स काठमांडू की सड़कों पर थे। और पता है, कई तो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही आ गए थे। ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं थी, ये पूरी की पूरी एक पीढ़ी का गुस्सा था जो अब सड़कों पर उबल रहा था। और फिर हालात बिगड़ने लगे। प्रोटेस्ट हिंसक हो गए। सुरक्षा बलों के साथ जो झड़पें हुईं, उनमें कम से कम 22 लोगों की जान चली गई और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। सड़कें सड़कें जैसे जंग का मैदान बन गईं। और इसकी सबसे भारी कीमत चुकाई देश के युवाओं ने। गुस्सा इतना था कि वो सत्ता के प्रतीकों पर फूटा। संसद भवन, राष्ट्रपति का घर, मंत्रियों के आवास, सब कुछ आग की लपटों में था। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थी, ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक खुला ऐलान जंग था जिसने उन्हें निराश किया था। तो यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो सोशल मीडिया बैन था ना, ये तो बस एक चिंगारी थी। असली आग तो कहीं और बहुत पहले से सुलग रही थी। तो आखिर वो असली वजह क्या थी, चलिए जानते हैं। इस पूरे संकट के दिल में जो बात है वो है दो नेपाल की कहानी। एक तरफ पॉलिटिकल एलीट्स और दूसरी तरफ देश के आम युवा। ये खाई कितनी गहरी थी इसका अंदाजा एक पोस्टर पर लिखे नारे से लगा सकते हैं। नेताओं के बच्चे विदेश से गुच्ची डैग लेकर लौटते हैं, जनता के बच्चे ताबूतों में। सोचिए, एक तरफ थे नेपो किड्स जो लग्जरी गाड़ियां और गुच्ची बैग्स के साथ जी रहे थे, और दूसरी तरफ देश के 19.2% बेरोजगार युवा जिन्हें काम के लिए विदेश जाना पड़ रहा था। बस इसी असमानता ने गुस्से की आग को हवा दी। और इस खाई को और भी गहरा कर दिया भ्रष्टाचार ने। पिछले कुछ सालों में देश ने हजारों करोड़ों के घोटाले देखे। गिरिबंधु लैंड स्कैम हो या कॉपरेटिव स्कैंडल, ये जो आंकड़े हैं ना, इन्होंने युवाओं के भरोसे को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया था। तो इस देशव्यापी गुस्से का नतीजा क्या निकला? एक सरकार का गिरना। चलिए देखते हैं कि इस क्रांति के फौरन बाद क्या क्या हुआ। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 8 सितंबर को हिंसक झड़पों ने पूरे देश में आग लगा दी। ठीक अगले ही दिन 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी पूरी कैबिनेट को दबाव में आकर इस्तीफा देना पड़ा। और 10 सितंबर आते आते तो हालात इतने बिगड़ गए कि सेना को काठमांडू का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ा। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ सरकार गिराने के बारे में नहीं था। इन प्रदर्शनकारियों के पास एक नए नेपाल का पूरा खाका था, एक विजन था। उनकी मांगें बहुत साफ थीं। मारे गए प्रोटेस्टर्स को शहीद का दर्जा दो, मौजूदा संसद को तुरंत भंग करो, युवाओं को शामिल करके संविधान दोबारा लिखो, और सबसे जरूरी, भ्रष्टाचार की जांच करके सारी अवैध संपत्ति जब्त करो। तो सरकार गिर चुकी है, सेना का कंट्रोल है, लेकिन अब आगे क्या? नेपाल आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां भविष्य बिल्कुल अनिश्चित है और जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा उलझी हुई है। अब देखिए, इस पूरी घटना को लेकर दो अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक तरफ ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी के खिलाफ एक असल होम ग्रोन युवा आंदोलन है। वहीं दूसरी तरफ कुछ सोर्सेस का यह भी आरोप है कि विदेशी फंडिंग वाले कुछ एनजीओ और मीडिया इस अस्थिरता का फायदा उठाकर एक एंटी इंडिया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां हम बस दोनों पक्ष रख रहे हैं।
तो फिलहाल जमीनी हकीकत ये है कि सेना का कंट्रोल है और देश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक राजनीतिक शून्य बन गया है। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और यहीं पर आके हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। एक पूरी पीढ़ी ने पुरानी व्यवस्था को तो जड़ से उखाड़ फेंका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो एक नई और बेहतर व्यवस्था बना पाएगी? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही देगा।